गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रत्येक पर्सन, आप में से जितने भी लोग हैं, सभी लोग एक रिटायरमेंट वाली स्टेज पे जाएंगे। और उस स्टेज में हमने बहुत लोगों को देखा है एट प्रेजेंट, जो बहुत ही पछताते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें रिटायरमेंट के लिए कुछ करना चाहिए था। 15 साल पहले, 20 साल पहले हमने कुछ नहीं किया। आज भी हम उतनी मेहनत कर रहे हैं जितना 15 साल पहले करते थे। और अब हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इतना काम कर सकें। लेकिन सर्वाइवल के लिए उन लोगों को भी काम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बहुत दुख होता है जब एक 65 साल और 70 साल के जो लोग हैं, वो इतना हार्ड वर्क करते हैं। उन लोगों को हार्ड वर्क करते हुए बड़ा दुख होता है कि इतनी एज में उनको मजबूरी में उनको इतना हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, यानी कि फिजिकल वर्क करना पड़ रहा है। देखिए, मेंटल वर्क आप तभी कर सकते हैं यदि आपने उन चीज़ों को आपने किया हो, पहले भी किया हो। ठीक है। जनरली होता क्या है कि जो लोग मेंटल वर्क करते हैं, यानी कि वो जो वाइट कॉलर वर्कर्स हैं, वो लोग रिटायरमेंट के बाद मेंटल वर्क कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन सारे लोग, ऐसा नहीं होता कि सभी लोग ब्यूरोक्रेट्स हों या वाइट कॉलर्स जॉब में हों। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी जॉब्स हैं जो फिजिकल वर्क रिक्वायरमेंट होती है और लोगों को करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, फिजिकल इंजीनियरिंग जॉब में फिजिकल वर्क होता है। रिटायरमेंट जब वो होते हैं तो वो मशीनों पे इतना काम नहीं कर सकते, 16-16 घंटे काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन लोगों को रिटायर किया जाता है, क्योंकि आईसाइट में भी कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती है और फिजिकल वर्क वो इतना नहीं कर सकते। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिटायरमेंट की एज रखी है, 60 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 60 ईयर्स। कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिसमें 50 ईयर्स है, कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिसमें 60 ईयर्स है। तो नॉर्मली 58 ईयर्स, 68 ईयर्स की रिटायरमेंट एज रखी है, हेल्थ इश्यूज को देखते हुए। क्योंकि जो यंग लोग हैं वो तो 16-16 घंटे काम कर सकते हैं और फिजिकल वर्क भी कर सकते हैं। लेकिन जब एज ज़्यादा होने लगती है तो उसके साइड इम्पैक्ट भी पड़ने लग जाते हैं, साइड इफेक्ट पड़ने लगते हैं। जब आप 16 घंटे की जॉब करेंगे, किसी की एज 65 साल है, 70 साल है, तो उनके हेल्थ इश्यूज भी होने लगेंगे। और नॉर्मली हेल्थ इश्यूज नेचुरली होने लगते हैं और वो एफिशिएंसी काम में नहीं रहती। तो फ्रेंड्स, जो रिटायरमेंट का जो मीनिंग है ना, वो यही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती, रिटायरमेंट नाम का कोई शब्द नहीं होता। ठीक है। देखो, ये गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशंस हैं, यानी कि जो लीगल कंप्लायंसेस हैं, ठीक है, लीगल कंप्लायंसेस प्लस लीगल एक एलिजिबिलिटी जो गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है अपर एज की। ठीक है। वो बहुत सारी जॉब्स में अपर एज की सेट कर रखी है। क्यों सेट कर रखी है? बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। क्योंकि एक एज में लोग इतना हार्ड वर्क कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हार्ड वर्क वो कर सकते हैं। बहुत लोगों की फिटनेस बहुत अच्छी होती है, वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हो सकता है कि अपने 20-25 साल उन्होंने हेल्थ को पूरा ध्यान दिया है। हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कुछ लोग, तो वो रिटायरमेंट के टाइम में भी बहुत एक्टिव रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि हेल्थ इश्यूज होते हैं, फिर भी ये नेचुरली होते हैं, ये हर किसी के साथ होते हैं, चाहे आप कितने भी फिट हैं। लेकिन 65-70 साल के अगर आप हो जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ मेडिकल इश्यूज होने लगेंगे, जिसकी वजह से आपके जॉब में इम्पैक्ट पड़ सकता है। यानी कि उस कंपनी को भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आप गलतियां करेंगे या डिलेज होंगे या जो भी कुछ है। ठीक है, कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए रिटायरमेंट की एज गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है, और हमें उस चीज़ को रिस्पेक्ट भी करना है कि एक रिटायरमेंट की एज अगर सेट कर रखी है तो हमें उस चीज़ को रिस्पेक्ट देना है। हमें इसको रिस्पेक्ट देने के साथ साथ हमें एक प्रिकॉशनरी मेजर हमें लेना है कि मान लीजिए कि आपकी एज अगर 40 साल है, तो आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है। अगर आप 40s में हैं तो आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि आज हमारी जिंदगी अच्छी है ना, तो कल भी अच्छी रहेगी। देखो, ऐसा फ्रेंड्स, फाइनेंशियल जो पोजीशंस है ना, वो उसका कोई कुछ नहीं कह सकते कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो हमेशा रिटायरमेंट के लिए आपको सोचना चाहिए, हर किसी को सोचना चाहिए। समझ गए फ्रेंड्स? तो यही मीनिंग है रिटायरमेंट का, कि रिटायरमेंट के टाइम पे हमारे पास अच्छा खासा फंड्स होना चाहिए। अगर हमारे पास हमारी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है तो हमें मजबूरी में वो काम नहीं करने पड़ेंगे जो काम हमने लाइफ टाइम किए, और अब वो हमारी सेहत पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो उन कामों को हमें छोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो, त्यागना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को हम रिटायरमेंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते। ये डिपेंड करता है कि आपने 40s में, 30s में, 40s में आपने रिटायरमेंट प्लान किस तरीके से किया है। ठीक है।
तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट जो प्लानिंग है वो प्रॉपर तरीके से की जाए। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो तैयार किया जाए ताकि आप रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एक रेगुलर इनकम आपकी जनरेट हो, और आप जो आप चाहते हैं वो आप सब करें। ठीक है फ्रेंड्स। तो रिटायरमेंट में देखो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है कि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होने चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आप इंश्योर्ड होने चाहिए। इंश्योर्ड, हेल्थ वाइज आप इंश्योर्ड होने चाहिए, यानी कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के इश्यूज होते हैं। तो उस समय जो आपने कमाया हुआ पैसा होता है वो सारा हॉस्पिटल्स में चला जाता है। तो फ्रेंड्स मैं इसीलिए कहना ये चाहता हूँ कि फाइनेंशियल फाइनेंशियली अगर आप अच्छे भी हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपका होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस हो या ना हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपके आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया या नहीं लिया। हो सकता है आपने फाइनेंशियल बैकअप रखा हो। अगर फाइनेंशियल बैकअप है और मान लीजिए आप हेल्थ इंश्योरेंस, सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस आपने नहीं भी कराया, लेकिन आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि पैनल में जो हॉस्पिटल्स होंगे, अभी आप हॉस्पिटलाइजेशन की अगर नौबत आती है तो आपका ये सारा इंश्योरेंस कंपनीज इसको पे करती है। समझ रहे हो फ्रेंड्स। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो फंड होगा, यानी कि रखा हुआ जो फंड होगा ना, ये सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सारा मेडिकल इश्यूज की वजह से ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकती है। ये कभी भी दस्तक दे सकती है, ये प्रॉब्लम रिटायर्ड लोगों के लिए। किसी के पाँव में दर्द है, किसी के सर पे दर्द है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कभी इमरजेंसी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ गई और इतना सारा उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख का फंड चाहिए। ठीक है, तो आप कहाँ से लेके आएंगे। तो इसीलिए इंश्योरेंस होना जरूरी है। ठीक है, तो ये दो एस्पेक्ट्स बड़े जरूरी हैं। बाकी चीज़ें चलती रहेंगी लाइफ में। ठीक है, बाकी चीज़ें सारी चलती रहेंगी, लेकिन जो हेल्थ वाला है ये सबसे ज़्यादा प्राइमरी है। ठीक है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं उनके लिए एक बहुत ही तगड़ा बेनिफिट होता है ये। बहुत ही तगड़ा बेनिफिट है कि गवर्नमेंट ने उनको बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट यानी CGHS पैनल पे हैं, और उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, तो उनको इतना ज़्यादा ध्यान वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो लोग ऑलरेडी इंश्योर्ड होते हैं और उनको इंश्योरेंस का इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको रिटायरमेंट के साथ साथ, ठीक है, एक फाइनेंशियल बैकअप के साथ साथ उनको हेल्थ इंश्योरेंस पे भी ध्यान देना चाहिए। समझ गए फ्रेंड्स। तो रिटायरमेंट का आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि स्टॉक मार्केट से क्या रिटायर्ड लोग रेगुलर इनकम ले सकते हैं क्या। देखो, स्टॉक मार्केट से बहुत लोग डरते हैं। स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग की तरह है। हमारा सारा पैसा यहाँ डूब ना जाए, हमारा सारा पैसा यहाँ खत्म ना हो जाए। बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर पैसा खत्म भी हो सकता है, रिस्क है। अगर आप डेली ट्रेडिंग और ये सब चीज़ें करते हैं, लालच में आएंगे, तो सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड। हमने देखा है कई लोगों ने करोड़ों रुपए इसके अंदर खत्म कर दिया, उनके मकान बिक गए, ज्वेलरी बिक गई है, बहुत सारी चीजें उनकी, सब कुछ खत्म हो गया। यानी स्टॉक मार्केट के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। यदि आप डेली ट्रेडिंग वगैरह ये सब करेंगे तो सारी चीजें ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। गैम्बलिंग करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि गैम्बलिंग की जो आदत होती है ना, सबसे पहले गैम्बलिंग की आदत लगती है। ये पहले छोटे छोटे पैसे से आप लोग है ना, जैसे 5,000, 2,000, 3,000 से आप करना स्टार्ट करोगे पहले। और ये जो साइकोलॉजिकली आप एडिक्टेड होने लगोगे, और उसके बाद होने के बाद क्या करोगे, आप कहीं ना कहीं से फिर लोन लोगे, कहीं से उधार लोगे। अपने पास अगर पैसे का बैकअप होगा उसको आप लगाओगे मार्केट के अंदर। मकान बेचोगे, ज्वेलरी बेचोगे, कार बेचोगे, ये सब चीजें आप बेचना स्टार्ट कर दोगे। अपने जो एसेट है ना उनको रिकवरी के लिए उनको सबको बेचना स्टार्ट करोगे। और जो अच्छे अच्छे लोग हैं, मैंने देखा है, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो सब बर्बाद हो चुके हैं ये डेली ट्रेडिंग के चक्कर में। अच्छे अच्छे हमने ऐसे ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं जो बर्बाद हो चुके हैं इसमें। लाखों रुपए उनकी सैलरी थी, करोड़ों रुपए जो उन्होंने सेविंग की सालों साल तक, करोड़ों रुपए, वो सारी की सारी उन्होंने तहस नहस कर दी स्टॉक मार्केट के अंदर। तो फ्रेंड्स ये जुआ भी है। यदि आप गैम्बलिंग करते हो तो ये जुआ है, और आप सब कुछ इसके अंदर खत्म कर दोगे। ठीक है, इसीलिए आपको, अगर आपको स्टॉक मार्केट से डर लगता है, ठीक है, अगर आपको स्टॉक मार्केट से डर लगता है, तो फ्रेंड्स आप FD करो। सबसे पहले मैं तो कहता हूँ FD करो, प्रॉपर्टी में डालो। ठीक है, म्यूचुअल फंड करो। कुछ दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर आप सबसे पहले वहां से आप रेगुलर इनकम जनरेट करना स्टार्ट करो। ठीक है, यदि आपने वहां से इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद तब जाके आप देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट के अंदर, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचोगे इसके अंदर, तो आपका प्रॉफिट बनेगा लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा पेशेंस का पैसा देता है। ठीक है, पेशेंस एनालिसिस और पेशेंस का पैसा देता है। अगर आपकी सॉलिड एनालिसिस है और पेशेंस के साथ आप खड़े हैं तो आपको ये पैसा देगा, नहीं तो ये सारा कुछ छीन लेगा आपसे। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग भी होती है, लोग जुआ भी खेलते हैं, और दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हैं।
लोग करोड़पति भी बने हैं, अरबपति भी बने हैं, जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। करोड़पति भी बनते हैं। लॉन्ग टर्म वाले देखो, एक दो सेक्शन है, एक है डेली ट्रेडिंग वाले। 1 लाख में से एक आदमी करोड़पति बन गया, सोशल मीडिया पे छा गया। वही आदमी 99,999 लोगों को बर्बाद कर देता है। ठीक है, वही आदमी क्या करता है, जो सोशल मीडिया पे आ जाता है, वही आदमी 99,999 लोगों को बर्बाद कर देता है, प्रॉफिट दिखा दिखा के कि हमने इतना कर दिया, इतना कर दिया। हो सकता है उसकी स्किल अच्छी हो, उसने कुछ अलग तरीके से सीखा हो, तुक्का लग गया हो, तो वो सब चीजें, बहुत सारे कुछ ट्रिक्स एंड उससे चलते हैं। पैसा इधर से कमाते हैं, लॉस भी करते हैं, फायदा भी करते हैं, वो सारे मिक्स एंड मैच करके सब कुछ करते हैं वो। ठीक है, 1% बन जाते हैं। मैं कह रहा हूँ 100 में से चलो एक आध कोई अगर बन भी गया, वैसे तो ये समझ लो 1 लाख में से एक ही कोई बनता है। लेकिन चलो सेबी की रिपोर्ट को भी मान लेते हैं कि 100 में से चलो एक बन गया। वैसे 10% बता रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 10% लोग भी इसमें कामयाब होंगे। 1% हो सकता है कोई एक आध कोई हो। तो स्टॉक मार्केट में लोग सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। बड़ी अच्छी जॉब्स के थ्रू उन्होंने पैसा कमाया होता है, और वो लालच में आके सब कुछ तहस नहस कर देते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही बड़ी दुख भरी बात हो जाती है कि इतने अच्छे अच्छे लोग, जिन लोगों ने अपने इंटेलेक्चुअल से और मेहनत करके इतना पैसा कमाया, और स्टॉक मार्केट के अंदर उन्होंने कचरे की तरह, जैसे कचरे में डस्टबिन के अंदर कचरे को डालते हैं, ऐसे ही वो अपना पैसा डाल देते हैं इसके अंदर। बहुत दुख होता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के लिए अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस अगर आप करते हैं, तो एनालिसिस करने के साथ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने फंड को कभी भी डे ट्रेडिंग में, यानी डेली ट्रेडिंग है, इसमें मत लगाइए। आप लॉन्ग टर्म में चलिए, लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, हमने कुछ स्ट्रेटेजी आपने लिए, हमने एनालिसिस किया है। देखो स्टॉक मार्केट हमेशा रिस्की है। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे फॉलो करो, आप एनालिसिस करो। ये जो ईटीए बिजनेस स्कूल है, एक मैं डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ कि जो भी लर्निंग हम कर रहे हैं, हम अपने एनालिसिस के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, अपने एनालिसिस के बेसिस पे करते हैं, और जो भी चीजें वो कर रहे हैं वो सब हम अपने लिए कर रहे हैं। एनालिसिस अपने लिए कर रहे हैं, अपना फंड लगा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। और ये ट्रेनिंग वीडियोस हैं, ये लर्निंग वीडियोस हैं। यदि आपको लगता है कि आपको कुछ इससे लर्निंग हो रही है, तो आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, बुक्स हैं, उनको हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है, जैसे एनआईएसएम की जो बुक्स हैं, कुछ बुक्स हैं, जैसे रिटायरमेंट एडवाइजर की बुक है, ये बहुत अच्छी किताब है, इसको हम पढ़ते हैं। उसके बाद रिसर्च एनालिस्ट की जो किताब है, उसको भी हम पढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इसकी किताब को भी हम पढ़ते हैं। तो इससे जो बेसिक नॉलेज है ना, वो होती है हमें। ठीक है, हम पढ़ना बंद नहीं करते, यानी लर्निंग हमें लर्न करते ही रहना, हमें लर्न करते ही रहना हमें। हम अपनी लर्निंग को कभी भी बंद नहीं करेंगे। तो लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जिसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, इसको हम चलाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे, यही हमारा पैशन है। इसीलिए हमने यूट्यूब चैनल बनाया है, और हम जो भी चीज़ें हम सीखेंगे वो सारी चीज़ों को हम बताते जाएंगे आपको। ठीक है, अब आपको कितना समझ में आता है, कितनी चीज़ें आपकी समझ में आती है, कितनी चीज़ें आप इंप्लीमेंट करते हो, वो आप लोगों के ऊपर, लर्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर हमने 2024 से 25 का हमने जो प्रॉफिट आपको दिखाता हूँ मैं, आप ध्यान से इसको देखिएगा, ये आप लोगों के लिए बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर करंट ईयर आ रहा है, लेकिन हम प्रीवियस ईयर में जाना चाहते हैं, तो प्रीवियस ईयर में चलते हैं। प्रीवियस ईयर के अंदर हम आपको रिपोर्ट के अंदर चलते हैं। देखो सबसे पहले विश्वास कब होता है, जब हमारे पास डेटा होता है, और उस डेटा के ऊपर ही हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। प्रॉफिट लॉस के अंदर गए फ्रेंड्स, प्रॉफिट लॉस के अंदर हम जब गए, तो हमने प्रीवियस ईयर का हमने प्रॉफिट को निकाला। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर का जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है, 42,763 है। ठीक है, कितना है, 42,763, जिसमें जो अदर चार्जेस है, टैक्सेस एंड अदर चार्जेस कितने लगे हमारे, सिर्फ 213 रुपये लगे हैं। ठीक है, ब्रोकरेज इसके अंदर जीरो थी हमारी। अब आपको विश्वास आ रहा होगा कि हमने इतना प्रॉफिट हमने निकाल दिया। और देखो ये नीचे आपको दिखा रहे हैं ना, ये देखिए, ये सारे प्रॉफिट हैं, ये देख रहे हो आप। किसी में 804 रुपये, 250 रुपये, 1400 रुपये, 3800 रुपये, 1794 रुपये, ये सारे प्रॉफिट हमने निकालते गए। 5150 रुपये, 3275 रुपये। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इसको निकालते गए प्रॉफिट, और हमारा प्रॉफिट हो गया 4263 रुपये।
ठीक है, जिसमें चार्जेस भी बहुत कम थे। तो हमें ज़्यादा फायदा हुआ या नहीं हुआ बताओ, 1 साल का प्रॉफिट है ये। जबकि हमारे पास ज़्यादा अमाउंट नहीं था, हमारे पास 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास ही था बस। ठीक है, मैक्सिमम हमारे पास 3 लाख के आसपास था मैक्सिमम। समझ गए फ्रेंड्स? तो हमने इस तरीके से इसको प्रॉफिट कमाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उसमें, ये 42, आप याद रखिएगा कि ये 42 है। अब उसके बाद हम चलते हैं जीरोधा के अंदर, रिपोर्ट में चलते हैं, पीएनएल की रिपोर्ट में चलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट ईयर, जो 1 अप्रैल से चलते हैं, 1 अप्रैल से लेकर और मार्च। हम इसमें 31 मार्च तक ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये ले लिया हमने। तो हमने कहाँ से कहाँ तक लिया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमने लिया, तो कितना हुआ ये देखिए। ये टोटल फ्रेंड्स हमारा हुआ है 82। कितना हुआ है, 82 हज़ार के आसपास हुआ है। ये हमारा अनरियलाइज्ड है, ये अभी ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर आप चेक कर रहे होंगे कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है, जो रियलाइज प्रॉफिट है, ये 82 हज़ार, 82,250 के आसपास है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चार्जेस हैं, 82 हज़ार में जो चार्जेस हैं, सिर्फ 2 हज़ार के आसपास ही लगे चार्जेस। और 788 रुपये जो अदर चार्जेस लगे होंगे, अदर क्रेडिट्स होंगे। ठीक है, अदर क्रेडिट्स होंगे, ये होंगे जैसे डीपी चार्जेस वगैरह जो होंगे, ये लगे होंगे। तो यहाँ पर हमारा टोटल 3 हज़ार के आसपास लगा है, हमारा अप्रॉक्सीमेटली 3,000। तो इसका मतलब है कि 82 हज़ार में हमने 79,000 हमने प्रॉफिट बुक कर दिया। समझ गए फ्रेंड्स? इवन क्या है कि आप ये समझ लो कि 82 हज़ार, ये 85 हज़ार हमने किया है, उसमें से ये माइनस कर दिए, उसके बाद 82 हज़ार आ रहा है। तो नेट रियलाइज्ड 82 हज़ार के आसपास आ रहा है। वो भी हम आपको दिखा देते हैं नीचे। ये देखिए, ये प्रॉफिट हमने बुक किए थे, बैंक 20 में प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद है हमने सीपीएससी के अंदर देखो 8246 किया था। फिर उसके बाद हमने गोल्ड 20 में किया था। ठीक है, उसके बाद है, ये देखिए, ये 20 हज़ार रुपये हमने सिल्वर 20 में किया था, 20,000। 20 हज़ार रुपये किया हमने सिल्वर 20 में। उसके बाद पीएसयू बैंक 20 में फ्रेंड्स हमने 22 हज़ार इसमें बुक किया हमने। उसके बाद मॉन 100 के अंदर हमने 5400 किया। तो ऐसे करके हमने बुक किए। ठीक है, एल टी गिल्ड 20 के अंदर हमने 4486 बुक किया। फिर उसके बाद हमने आई टी 20 के अंदर 9093 बुक किया। तो ऐसे करके हमने बुक करते रहे। ठीक है, ये देखो, ये पूरी ट्रांसपेरेंसी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। समझ रहे हो फ्रेंड्स? इसमें कोई भी इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये पीएनएल का आप खुद भी देख सकते हो, अपना भी देख सकते हो उसके अंदर कि आपने कितना पीएनएल का किया है। तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो आपने ये देख लिया होगा, 82 हो गए और 42 हो गए। तो अब हम चलते हैं हमारे यहाँ पर, एक एक्सेल शीट हमने बनाई है, स्टॉक्स फॉर एवर। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, 82 हज़ार और 42 हज़ार को हमने यहाँ पर इनपुट कर दिया है। तो टोटल 124 आया। 124 के बाद जो टैक्स आया वो आया 24,800 का टैक्स है, जो हमें पे करना है। अभी जैसे जून का महीना आएगा, तो ये जो 24,800 का हम चेक बना के सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेज देंगे, क्योंकि फ्लैट होगा। जितना भी आएगा वो हमारे उसके कैलकुलेशन के हिसाब से, अभी तो हमने ये कैलकुलेट किया, लेकिन वो जो उसके अंदर जब आएगा टैक्स शीट के अंदर जो आएगा, जितना भी टैक्स आएगा वो हम पे करेंगे। ठीक है, तो हमने ये अपने हिसाब से किया है। उसके बाद आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर 99,200, हमारा ओवरऑल कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया 2024-25 का। समझ गए फ्रेंड्स, 2024-25 का। अभी सपोज हमारी एज है 44 साल, 45 आप लगा लीजिए, और नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर हमें रिटायर होना है। नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर हमें क्या होना है, रिटायर होना है। तो हमें पैसों का, यानी कि मनी नेटवर्क हमें बिल्ड करना पड़ेगा। क्या बिल्ड करना पड़ेगा, पैसों का एक जाल बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स हमें। पैसों का जब तक हम एक पूरा जाल नहीं बनाएंगे ना, तब तक रिटायरमेंट में मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को हम निकालते जाएंगे, और यहाँ पर इस शीट में हम उसको अपडेट करते जाएंगे। यहाँ पर ये अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, एक और भी शीट है इसके अंदर जो अदर ईटीएफ्स है। ये देखिए, लास्ट टाइम हमने जो प्रॉफिट बनाया था, ये बनाया था 25/3/2025 को। ठीक है, ये बना था हमारा लास्ट मंथ का प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या है, जो जो प्रॉफिट हो रहा है ईटीएफ का, हम इसके अंदर भी लिखते जा रहे हैं उसको। ये हमारी शीट है, 38 ईटीएफ की शीट है। उसके बाद जो जो प्रॉफिट हो रहा है इसके अंदर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको। रिकॉर्ड करने के बाद ये वाली जो शीट है, इस शीट के अंदर भी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, जितना मंथली रिकॉर्ड करेंगे कि महीने में हमने कितना प्रॉफिट लिया है, कितना बुक किया है। इसके अंदर जो जो बुक करेंगे हम और री इन्वेस्ट करेंगे उसको, उसको हम यहाँ लिखेंगे। जो री इन्वेस्टमेंट वाला प्रॉफिट है उसको हम यहाँ लिखेंगे। इसको हम री इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी हमारे पास 99,200 पड़ा हुआ है, अभी हमने उसको इन्वेस्ट नहीं किया है फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो प्रॉफिट वाला पैसा है ना, ये हमारे पास अभी पड़ा हुआ है। हम मार्केट नीचे की तरफ गई थी, लेकिन हमने उसको इन्वेस्ट नहीं किया अभी, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को प्लान कर रहे थे। और ये प्लानिंग में हमारा जो समय है वो निकला, क्योंकि एक सॉलिड प्लान बनाने के लिए थोड़ा समय लगता है। ठीक है, और जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो सारी होल्ड थी, और हम इसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। जो हमारे पोर्टफोलियो है, इसी पे हमारा पूरा ध्यान था। ठीक है, दोनों एम स्टॉक और जीरोधा के ऊपर। तो अभी हमारा सही है, सही चल रहा है। अभी हम लगता है कि सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं, और अगर हम सेफ हो गए तो फिर हम और इसमें से बुकिंग करेंगे।
और इसमें से भी हम बुकिंग करेंगे। जो जो हम बुकिंग करेंगे इसमें से मंथली बेसिस पे जो भी बुकिंग होगी वो सारा का सारा हम क्या करेंगे यहाँ पर डालेंगे री इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। अब री इन्वेस्टमेंट के लिए हमने 5 मॉडल तैयार किए हैं। रिटायरमेंट के लिए हमें एक पैसे का एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर हम ये नेटवर्क बनाते हैं तो ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, आपको अब नीचे दिख रहा होगा। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, पेनी स्टॉक्स, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स एंड फिजिकल गोल्ड। 1 2 3 4 5 जो कमाया हुआ पैसा है, यानी कि जो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है एनजीएसएल और ईटीएफ से, जो जो पैसा हम, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हमने एनजीएसएल और उसमें की ईटीएफ में किया, उससे जो पैसा हम बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, उस पैसे को हम यहाँ लेके आएंगे। ठीक है। यहाँ लाने के बाद एक सेपरेट डीमेट अकाउंट के अंदर, ठीक है, एक सेपरेट डीमेट अकाउंट के अंदर हमारा ये चलेगा। हम आईसीसी डायरेक्ट के अंदर इसको करना चाह रहे हैं। तो दो में हमारी स्विंग ट्रेडिंग चल रही है। ठीक है। या फिर हमारा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है, या रेगुलर इनकम मॉडल हम सिस्टमेटिक विड्रॉयल प्लान करेंगे, या कुछ ना कुछ उसके अंदर करेंगे, मतलब रेगुलर हमें प्रॉफिट उसके अंदर से बनाना है। समझ गए फ्रेंड्स। और वो प्रॉफिट हमने हर महीने निकालना है और उसके बाद यहाँ डालना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट 100% रिस्क फ्री हो गया। म्यूचुअल फंड में भी 100% रिस्क फ्री हो गया, सब में रिस्क फ्री हो गया हमारा। अब हम इसको डिवाइड करके, जो हमारा प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड करके हम अलग अलग जगहों पे हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज स्टॉक्स के अंदर है, तो स्टॉक्स के अंदर हम डालना स्टार्ट कर देंगे इसको अलग अलग। ये हो गया। किसी में 2 लेंगे, किसी में 5 लेंगे, लेकिन ये सारा रिटायरमेंट के लिए चलेगा। समझ गए फ्रेंड्स। ये 10 साल तक इसमें कोई सेल नहीं होगा, इसके अंदर सिर्फ बाय होगा। सेल सेल का बटन दबेगा नहीं इसके अंदर, ये ध्यान रखना। ठीक है। 15 20 साल तक इसमें से सेल का बटन नहीं दबेगा। सेल का बटन अगर दबना होगा ना, तो वो हमारे इसमें दबेगा और इसमें दबेगा। यहाँ पर सेल बाय के बटन दब सकते हैं, लेकिन वहां पर हमारा बटन नहीं दबेगा, ये समझ लीजिए। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ बाय बाय का बटन दबेगा। तो ये हो गए हमारे स्टॉक्स। रिसर्च किए गए स्टॉक्स हैं ये सारे, अलग अलग इंडेक्स से जो टॉप क्वालिटी के जो स्टॉक्स हैं वो हमने यहाँ पर लिए हुए। ठीक है। इतने बहुत होते हैं, 60 के आसपास बहुत होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने म्यूचुअल फंड के ऊपर भी थोड़ी सी रिसर्च की थी, कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं वो हमने देखे हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके म्यूचुअल फंड के अंदर भी डाला जा सकता है, नंबर 2। ठीक है। उसके बाद आ गया नंबर 3। देखिए, ये यहाँ से हम ये हटा देते हैं, पेनी स्टॉक्स। यहाँ पर हम जो लिस्ट बनाएंगे, कुछ पेनी स्टॉक्स होंगे, हो सकता है कोई 5 रुपए का हो, कोई 10 रुपए का, कोई 100 रुपए का, कोई 70 रुपए का हो। तो इस तरीके से जो पेनी स्टॉक्स हैं वो हम इसके अंदर लेंगे, क्योंकि हमने बजट का एक पार्ट बनाया है, जो प्रॉफिट से जो हमने पैसा कमाया है। ठीक है। उसको उससे हम ये करेंगे, तो 100% रिस्क फ्री है। अगर ये जीरो भी हो जाते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसमें इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे कि जीरो भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने मान लीजिए 10 लाख रुपए हमने प्रॉफिट किया है, तो उसका 10% हम सिर्फ इसके अंदर डालेंगे। प्रॉफिट का सिर्फ 10% हम इसके अंदर डालते जाएंगे। उसके बाद पेनी स्टॉक के बाद आ गया क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। जो प्रॉफिट का जो पैसा होगा ना फ्रेंड्स, वही हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है। जो प्रॉफिट का पैसा होगा वही हम इसके अंदर डालेंगे। हो सकता है हम 5% इसके अंदर डालें, यानी कि अगर 10 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट है तो हम 50,000 रुपये सिर्फ इसके अंदर डालेंगे। 5%। ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं, 5% से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिजिकल गोल्ड है। देखो, स्टॉक्स और फिजिकल गोल्ड, ठीक है, ये सारा हमारा समझ लो कि टॉप क्लास के हैं ये जो चीज़ें हैं। ठीक है। बाकी ये सारे रिस्की हैं। ये पेनी स्टॉक्स हो गए, क्रिप्टो हो गए, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसीलिए हमने इसको 5 5% 10 10% किया है इसमें। जो फिजिकल गोल्ड है वो हम 20% कर सकते हैं। मान लीजिए 10 लाख रुपए का अगर प्रॉफिट है, तो उसमें 2 लाख रुपए हम फिजिकल गोल्ड के अंदर भी डाल सकते हैं। क्योंकि जो फिजिकल गोल्ड बहुत ही जरूरी होता है। फिजिकल गोल्ड मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, कभी आपका मैरिज फंक्शन होगा, आगे की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ रहा है कि गोल्ड, ये समझ लो, डबल हो गया है। तो जो फिजिकल गोल्ड है उसके ऊपर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। और ये धीरे धीरे करके हमें इसे बाय करना चाहिए। जैसे 1 1 ग्राम अगर प्रॉफिट हो गया तो 1 ग्राम उठा लीजिए, फिर प्रॉफिट होगा फिर 1 ग्राम उठा लीजिए, तो 1 1 ग्राम करके आप उठा सकते हैं। तो भविष्य में मान लीजिए 20 साल 25 साल बाद, अगर आपके पास मान लीजिए कि 250 ग्राम भी अगर हो जाता है आपका, 250 ग्राम अगर आपके पास हो जाता है, उस समय जो इसकी वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी लगभग 2 लाख रुपए। अगर इसकी वैल्यू होगी, तो आप ये लगा लो कि 2.5 ग्राम, 2 लाख कितना हो गया, 50 लाख की इसकी वैल्यू होगी। ढाई, 2 लाख, कई ढाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, ये 2 लाख। ठीक है। 10 ग्राम्स, यानी कि 50 लाख का हो गया। ठीक है। ये 50 लाख का हो गया। तो उस समय 50 लाख के आसपास इसकी वैल्यू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इसके ऊपर आप
बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 20% इसके ऊपर फोकस रखिए। तो 20% इसके ऊपर फोकस रहेगा, 5% इसके ऊपर रहेगा, 5% to 10% इसके अंदर रहेगा, 10% इसके अंदर रहेगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10%, ठीक है। और रेस्ट ऑफ दी जो परसेंट है वो इसके अंदर रहेगा। तो आप लगा लो कि कितना हो गया, 20%, 25, 30, 20, 50। यानी स्टॉक्स में हमें 50% का रखना है, म्यूचुअल फंड में 20% का रखना है, 70, 5% पैनी में रखना है, 5% क्रिप्टो में रखना है, 10% हो गया। तो कितना हो गया, 50, 60, 70, 80, और 20% हमें फिजिकल गोल्ड में रखना है। तो टोटल 100% का हो गया। तो जो बुकिंग होगी उसको हम इस तरीके से, एक पैसों का हम एक इन्वेस्टमेंट का एक हमें जाल बुनना पड़ेगा। देखो, ये जो जितने भी हमारे एसेट क्लास हैं यानी कि इन्वेस्टमेंट क्लास हैं, ये इनमें किसी में भी ये हायर रिस्क वाले हैं, ठीक है, ये हाईएस्ट रिस्क वाले हैं ये। इसके अंदर भी कहीं भी धमाका हो सकता है भविष्य में, ठीक है, इसमें कहीं भी धमाका हो सकता है। तो इसलिए कोई भी ब्रेकआउट होता हो सकता है इसके अंदर, इनके अंदर इतना ब्रेकआउट हो सकता है जितना इनके अंदर और इनके अंदर ब्रेकआउट नहीं हो सकता। इन दोनों के अंदर बहुत तगड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। जो 5% आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया ना, 10% किया, हो सकता है कि ये 100% का आपको रिटर्न दे दे, ठीक है। तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, ये एक प्रोडिक्शन की तरह चलेगा। लेकिन एनालिसिस हम इसके अंदर भी करेंगे, स्टॉक्स के अंदर भी करेंगे, इसके अंदर भी करेंगे, इसके अंदर सबके अंदर हम एनालिसिस सबके अंदर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है उसको समझना बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें, 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों चीजें किसके लिए हो रही है, रिटायरमेंट के टाइम पे, ठीक है। ये सारी रिटायरमेंट प्लानिंग है, ये सारी। अब देखो, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ये वाली, ये इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, ये देखिए, 100% रिस्क फ्री। अब ये जो पैसा है ये कहाँ से आया है, मैंने आपको दिखाया था ये, ठीक है, आपको मैंने दिखाया, यहाँ से आया, ये प्रॉफिट से आया, ठीक है, इसका भी प्रॉफिट से आया। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का ये, ठीक है, ये देखिए, ये प्रॉफिट से आया। तो दोनों चीज़ें यहाँ से आई हैं। तो हमने ये सारा बुक किया हुआ है, तो बुक करने के बाद हमने यहाँ पर इसको फीड कर दिया है। और फीड करने के बाद हम ये पांचों, इनको हम मेंटेन करेंगे। कैसे करेंगे, ये सारा हम अपने चैनल के थ्रू आपको बताएंगे कि किस में हमने कितना किया, क्या क्या किया, एक एक चीज़ का हम बताएंगे कि यहाँ इसमें हमने कितना किया, इसमें कितना किया, हमने क्यों किया, इसके अंदर वो सारी चीज़ें हम बताते जाएंगे। और 20 साल बाद, 15-20 साल बाद आप देखिए कि एक कितना बढ़िया एक तरीके का पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा इन पांचों के अंदर। इसके अंदर तो बनेगा ही बनेगा, इनके अंदर तो बनेगा ही बनेगा तगड़ा, ठीक है। इनके अलावा भी ये दो में तो बनेगा ही बनेगा बढ़िया, लेकिन इनके अलावा भी ये जो पांचों इन्वेस्टमेंट मॉडल है, इन पांचों मॉडल के अंदर भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर मॉडल हमने अपने लिए बनाया ये मॉडल, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये लर्निंग पर्पज के लिए है। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो आप देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक डिस्क्लेमर है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी आप काम करेंगे वो हमेशा उसके अंदर रिस्क होता है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजी होती है उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो सिस्टम है ये समझ में आ गया होगा। और ये सालों साल तक जब ये चलता जाएगा ना, तो इसके अंदर भी करोड़ों रुपए का इसके अंदर पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। इसके अंदर भी बिल्ड होगा, इसके अंदर भी बिल्ड होगा, इसके अंदर भी बिल्ड होगा, इसके अंदर भी बिल्ड, तो सबके अंदर बिल्ड होगा। तो ये सबको जब आप मिलाएंगे, ठीक है, सबको मिलाएंगे तो एक बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा, जो कि रिटायरमेंट के लिए सबसे अच्छा रिटायरमेंट के लिए सबसे अच्छा एक मॉडल बन जाएगा, ठीक है। तो वहां पर क्या है, आपकी रेगुलर इनकम भी जनरेट हो जाएगी। हो सकता है कि इसमें से भी आपकी कोई रेगुलर इनकम जनरेट हो जाए यहाँ से भी, ठीक है। अगर 15 साल तक अगर आप कंटिन्यूअसली अगर आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे इन पांचों मॉडल में से, तो हो सकता है कि किसी भी मॉडल में आपको एक रेगुलर इनकम का मॉडल बन जाए। अभी शुरू शुरू में ये बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हो सकता है 15 साल बाद, ठीक है। तो रेगुलर इनकम के मॉडल अभी आपके पास सिर्फ दो ही हैं, एक एम स्टॉक के अंदर, हमारे पास एक एम स्टॉक के अंदर और एक जीरोधा के अंदर। तो इन दोनों में हमारे इनकम जनरेशन मॉडल है। जो जो प्रॉफिट हम बुक कर रहे हैं वो हम तीसरा हमारा डीमेट अकाउंट होगा उसके अंदर हम डालते जाएंगे, और ये जो शीट है इसके अंदर हम मेंटेन करते जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आपको एक एक प्रॉपर डिटेल आपको मिल गई होगी कि किस तरीके से हम इस मॉडल को फॉलो करेंगे। और ये सारी चीजें हम आपको धीरे धीरे करके बताते जाएंगे। समझ गए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।